हेलो बच्चों। तो चलिए आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने न्यूटन के 3 लॉ के बारे में जाना है कि नहीं। उम्मीद है ये पता होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं 9th स्टैंडर्ड की चीज़ें। कि न्यूटन का पहला लॉ था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि इसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं काम करे। एंड दिस लॉ गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ भी पढ़ा था कि फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और उसके बाद एक और लॉ पढ़ा था जिसका नाम था न्यूटन के तीसरा नियम, जो बहुत ही फेमस लॉ था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उम्मीद है इतना बातें आपको पता होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 11th क्लास के सिलेबस में पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम हम लोग लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब देखो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या है, आप इसको गौर से समझोगे। बच्चों मान लो ये कोई लड़का है, मैंने इसको ग्राउंड पर खड़ा कर दिया था। कहाँ खड़ा कर दिया था जल्दी बताओ? जमीन पे, ग्राउंड पे। जरा गौर से देखो, ये लड़के का पैर है और ये ग्राउंड है। ओके, ये लड़के का पैर है और ये ग्राउंड है। देखो गौर से देखो, तो इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एक लेयर दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको लेयर? इस लेयर को कहते हैं कांटेक्ट सरफेस। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? कांटेक्ट सरफेस। फिर से सुनो, इस लड़के के पैर और जमीन दोनों के बीच में एक लेयर बना, उसको कहते हैं कांटेक्ट सरफेस। जरा एक बार एक और डायग्राम से क्लियर करता हूं। अब इसको देखो, इस टेबल पे एक बैग रखा हुआ है। ये रहा बैग और ये रहा टेबल। तो टेबल और बैग के बीच में एक लेयर बना है, इसको कहते हैं कांटेक्ट सरफेस। क्या कहते हैं इसको? कांटेक्ट सरफेस। इसका नाम पड़ा है कांटेक्ट सरफेस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कांटेक्ट सरफेस का मतलब क्या होता है। तो जानते हो बच्चों, कोई भी कांटेक्ट सरफेस बॉडी के ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्मली एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कोई भी सरफेस बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा। अच्छा जी, तो जरा आओ एक बार वहीं पर हम लोग जहां डिस्कस कर रहे थे कि ये कांटेक्ट सरफेस है, तो ये कांटेक्ट सरफेस बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। ये कांटेक्ट सरफेस बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और इसी फोर्स को कहते हैं बच्चों नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो ये कांटेक्ट सरफेस ने बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है, इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आपको पता है आपका पूरा का पूरा वेट किसी न किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है और उसको हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के मिडिल में लाई करता है। तो सोच के बताओ इस लड़के का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? अरे सर, पेट के पास में होगा। अच्छा जी, ये इस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का पूरा वेट लगता है वहीं पर लाई कर रहा है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है? क्योंकि वहां पर तो बॉडी का पूरा वेट है, तो ये करता क्या है?
इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगाता है। कौन लगाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है? इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगाता है। तो अगर इसका मास m है तो बताओ वेट कितना लिखोगे? m इंटू जी। क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि मास इंटू ग्रेविटी, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है वेट। अच्छा बच्चों, हम ये भी जानते हैं ना, ये जो वेट होता है एक फोर्स ही तो होता है। यस, वेट फोर्स ही तो है, और क्या। जरा गौर से देखो कि इस लड़के के ऊपर में कितने फोर्स लगा है। तो कहोगे सर 2 फोर्स लगा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ। इस लड़के के ऊपर कितना फोर्स लगा है? एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ। तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो इस लड़के पे लगने वाले जो नेट फोर्स हो जाएगा वो इक्वल होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, अच्छा जी, यही तो सेकेंड लॉ होता है जी। यस, दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं हम लोग फोर्स इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी को कहते हैं हम लोग फोर्स इक्वेशन। जरा गौर से देखो कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स कितना है? n माइनस एम जी। और इस नेट फोर्स को किसके बराबर लिखोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है? 0। क्यों 0 भाई? क्योंकि बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ n माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर हो गया? mg के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। तो हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। बच्चों ध्यान देना, जो बात 2 मिनट करूंगा तुमसे वो बहुत जरूरी है तुम्हारे करियर के लिए। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर में मैकेनिक्स का बिल्डिंग खड़ा है, और मैकेनिक्स एक ऐसा सेक्शन है फिजिक्स का जिसमें पूरी फिजिक्स खड़ी है। अच्छा जी, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है? लॉज ऑफ मोशन पे पूरे के पूरे मैकेनिक्स की बिल्डिंग खड़ी है, और मैकेनिक्स की बिल्डिंग पे पूरे के पूरे फिजिक्स की बिल्डिंग खड़ी है। आया समझ में? मतलब पूरी फिजिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको मैकेनिक्स अच्छे से आएंगे तो पूरी फिजिक्स पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपकी आईक्यू लेवल इतनी शानदार हो जाएंगे कि भाई प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाओगे। और मैकेनिक्स को समझने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को जितना ज़्यादा अप्लाई आपने कर लिया उतना ही मज़ा आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा मैकेनिक्स हो जाएगा। तो जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से समझना। एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं करना था कि फिजिक्स में बच्चों कभी रटने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुम फिजिक्स में रटना स्टार्ट कर दिए तुम्हारा कहानी वहीं से खत्म होना स्टार्ट हो गया। फिजिक्स में रटना मत, फिजिक्स सीखने की कोशिश करना। मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं नॉलेज है कि फिजिक्स कहाँ शुरुआत करें, क्या करें, कैसे करें, मैं वहाँ से नहीं, मतलब नेगेटिव से, जीरो से भी नहीं, मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा और वहाँ तक ले जाऊंगा जिसके ऊपर आपके एंट्रेंस का लेवल नहीं होता। तो जो बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको थोड़ा ध्यान सुनना, गौर से समझना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, बिना बातें किए स्टार्ट करते हैं। कि एक बॉडी के ऊपर में दूसरा बॉडी को प्लेस कर दिया गया है। अब आप देखो यहाँ पर कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं? 2, 1 और 2। इससे पहले कि मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं
कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस जितना फोर्स ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स ये नीचे भी लगाता है, बिकॉज एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसने ऊपर N1 लगाया तो नीचे भी N1 लगाएगा। मतलब जो भी सरफेस है जितना फोर्स ये ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये नीचे भी लगाएगा। यहाँ चूंकि सरफेस दो है तो यहाँ पर फोर्स भी दो टाइप के होंगे, इसकी वजह से N1 और इसकी वजह से N2, इसकी वजह से N1 और इसकी वजह से N2, एंड वी हैव टू कैलकुलेट N1 एंड N2। डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला काम हमें करना होगा सिस्टम डिसाइड करना होगा। अब हम मुझसे पूछोगे सर ये सिस्टम क्या होता है, तो वी आर द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के रूप में हमने जितने तरीके से ऑब्जर्वेशन किया होगा वही सिस्टम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक ऑब्जर्वर जितने तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा वही सिस्टम होता है। एक ऑब्जर्वर जितने तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा वही सिस्टम होता है। तो यहां पर बताएं, यहां पर कितने सिस्टम हो गए? पहला सिस्टम का नाम M1 और दूसरे सिस्टम का नाम M2। अब दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे कहता है कि सर क्या मैं अर्थ को सिस्टम नहीं मान सकता? नहीं मान सकते, क्योंकि आप अर्थ पे ही खड़े हो, तो अर्थ को सिस्टम मानने की जरूरत नहीं है आपको। तो हमारे लिए कितने सिस्टम हो जाएंगे? 2। उसके बाद फिजिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसको समझो। एक ऐसा डायग्राम जिसमें इस बॉडी के ऊपर में जितने फोर्स लग रहे हैं, जिस डायग्राम से दिखाऊंगा उसी डायग्राम का नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए इसका बॉडी बनाना स्टार्ट करें। हमारे पास 2 सिस्टम है, पहले का नाम M1 और दूसरे का नाम M2। तो हमारे पास 2 सिस्टम है बच्चों, और इन दोनों का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, FBD बनाने जा रहे हैं। तो बताएं इसके लिए कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है? तो कहोगे कि सर इसके लिए एक सरफेस है। तो बताओ इसके लिए कितने सरफेस है? भाई इसके लिए तो एक सरफेस नहीं है, इसके लिए तो 2 सरफेस है। एक सरफेस ये वाला और एक सरफेस बच्चों यही। जरा गौर से देखो, इसके लिए एक कॉन्टैक्ट सरफेस है और इसके लिए 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब आप बताओ कि इस सरफेस ने, ध्यान से बताना मुझे, इस सरफेस ने ऊपर की तरफ क्या लगाया होगा? N1। यस, इस सरफेस ने ऊपर की तरफ क्या लगाया होगा? N1। तो जो सरफेस ये है बच्चों वही सरफेस तो ये भी है। अगर इस सरफेस ने ऊपर N1 लगाया है तो इसी सरफेस को नीचे भी N1 लगाना ही पड़ेगा। यस, फिर से देखो, इस सरफेस ने ऊपर क्या लगाया होगा? N1। तो जो सरफेस ये है वही सरफेस तो ये भी है। अगर इसने ऊपर N1 लगाया है तो नीचे भी N1 लगाना पड़ेगा। अब आप गौर से देखो, एक और सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सरफेस भी ऊपर N2 लगाएगा तो नीचे भी N2 लगाएगा। तो इस सरफेस ने ऊपर N2 लगाया होगा तो इसको नीचे भी N2 लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये नीचे वाला N2 कहाँ गया? हमने अर्थ को सिस्टम ही नहीं माना, मैं पहले बता चुका हूं। अगर मैं अर्थ को सिस्टम माना होता तो जरूर कहता कि अर्थ के लिए N2 नीचे लगा था, लेकिन मैं अर्थ को सिस्टम नहीं मानता हूं, इसलिए ये वाला N2 को हम लोग नहीं दिखाएंगे। बात खत्म। बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा बॉडी का पूरा वेट लाई करता है, कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको। तो जरा बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? तो कहोगे सर यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में, पेट के पास में। ये वो पॉइंट है जहां पर इस बॉडी का पूरा वेट लगा है। तो इस वेट का काम क्या होगा? इस बॉडी का पूरा वेट लगाएगा नीचे M1 जी, और ये क्या लगाएगा बच्चों? M2 जी। अच्छा जी बच्चों, इसी डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लगाया और इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लगा दिया। बात खत्म। तो इस डायग्राम को क्या नाम दिया मैंने? फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई भी क्वेश्चन करना था तो हमने सबसे पहले सिस्टम डिसाइड किया, देन FBD बनाया, और अब की बार जो है मैंने एक नया नाम लिखा, राइट द इक्वेशन
एंड सॉल्व देम। अच्छा जी, सर ये इक्वेशन क्या होता है, एक बार ये तो समझा दो हमें, ये तो पता ही नहीं है मुझे इक्वेशन क्या होता है। अरे बच्चों, अभी तो आपको समझाया था मैंने कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को तो कहते हैं फोर्स इक्वेशन। तो जरा गौर से देखो कि इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, तो कहोगे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है बच्चों, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं N1 इक्वल टू M1G, बिकॉज ये टर्म जीरो हो गया और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा। N1 इक्वल टू M1G। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे बच्चों तो मैं थोड़ा घबरा गया। पूछे क्यों, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, इसके लिए एक फोर्स ऊपर लग रहा है, इसके लिए दो दो फोर्स नीचे लग रहा है। इस पर लगने वाले नेट फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, तब का जवाब होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है, जीरो। तो क्या कह सकते हैं हम, N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इस N1 का वैल्यू उठा करके और यहां प्लेस कर देता हूं। तो देखो बच्चों कितना हो गया, M1G प्लस M2G। इस प्रकार हम क्या कह देंगे, N2 इक्वल टू M1 प्लस M2 होल का G। तो बच्चों इस प्रकार से हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। जल्दी से बताओ, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप, कोई भी क्वेश्चन करना है तो मेरे साथ बोलो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD, लास्ट में इक्वेशन। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो। लाइट, कैमरा, एक्शन, मूवी तैयार है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा एक आध एग्जाम्पल से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब यहां पर देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक सुंदर सा क्वेश्चन आया। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और ट्राई लो। यहां पर 3 सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, 3 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे, N1, N2, N3। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करो, N1, N2, N3 का वैल्यू निकालो, फिर हम बात करेंगे। ओके, आपने कर लिया होगा। तो देखो हमें N1, N2, N3 निकालना है। जल्दी से मेरे साथ बताओ, कोई भी क्वेश्चन करना है तो, अरे करो, ऐसे करो सब। कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। तो बताओ यहां पर कितने सिस्टम है हमारे पास। सर जी यहां पर तो 3 सिस्टम आ गया। पहला सिस्टम का नाम M1, दूसरे का नाम M2, तीसरे का नाम M3। हमने अर्थ को सिस्टम ही नहीं माना, बात खत्म। तो हमारे पास 3 सिस्टम आ गया। पहले का नाम M1, दूसरे का नाम M2 और तीसरे का नाम M3। बहुत अच्छी बात। सिस्टम के बाद नंबर आता है FBD का। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कोई भी क्वेश्चन करना था तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD। तो बताओ इसका FBD, शुरू करें FBD इसका। इसके लिए कितने कॉन्टैक्ट सरफेस थे, 1। इसके लिए कितने थे, 2। अच्छा जी, देख सकते हो 1, 2। और इसके लिए कितने थे, 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसके लिए तो 3 होना चाहिए सर जी। अरे भैया थोड़ा ध्यान से देख लो। इसके लिए 1, इसके लिए 2। अरे भाई इसके लिए भी 3 ही है, तुम तो नहीं चिपक गए। इसके लिए भी तो 2 ही है। अब जरा गौर से देखो, ये सरफेस ऊपर क्या लगाएगा, N1। यस,
तो जो सरफेस मेरे बच्चे ये है, अच्छा वही सरफेस तो सर जी ये भी है, बिल्कुल वही है। तो क्या ये नीचे भी N1 लगाएगा? यस बिल्कुल लगाएगा नीचे भी N1। अब आप बताओ कि इस सरफेस की क्या हैसियत है? ये ऊपर लगाएगा N2। तो सोचो कि जो सरफेस ये है बच्चों, देखो ध्यान से, जो सरफेस ये है बच्चों इसके लिए वही सरफेस तो ये भी है। अगर ये ऊपर N2 लगाता है तो नीचे भी N2 लगाएगा। लेकिन जरा गौर से देखो, अभी मैंने समझाया था कि इसके लिए एक सरफेस और है, तो ये ऊपर क्या लगाएगा बच्चों? N3। ये ऊपर क्या लगाएगा? N3। तुम कहोगे सर ये ऊपर लगाता है N3 तो नीचे वाला N3 कहाँ गया? हमने अर्थ को सिस्टम माना ही नहीं है, इसलिए इस N3 को नहीं दिखाएंगे। उम्मीद है आपने भी ऐसा ही किया होगा। मैं कई बच्चों को देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे यहां पर आके गलती किया होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया ना हम कैसे लगाएं। कुछ बच्चे ये भी गलती कर दिए कि इस पे N1 भी लगा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा? यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर। तो ये क्या लगाएगा नीचे? इस बॉडी का वेट M1G। ये क्या लगाएगा नीचे? M2G। और ये क्या लगाएगा? M3G। बहुत 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 अच्छा मेरे बच्चे, इसी डायग्राम का नाम होगा फ्री बॉडी डायग्राम। जल्दी बताओ कितने बच्चे ने कर लिया? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कितने बच्चे का एफबीडी बिल्कुल सही था? जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो, वेरी गुड। अब जरा सोचो, हमने सिस्टम डिसाइड कर लिया, हमने एफबीडी भी बना लिया, अब किसकी बारी आई? अरे बोलो, सिस्टम, एफबीडी, इक्वेशन। तो चलो इसका इक्वेशन बनाओ और बताओ मुझे इसका इक्वेशन क्या होगा। एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे आप? N1 minus M1G is the net force, and this net force equal to mass into acceleration। कितना एक्सेलरेशन है? 0। क्यों 0? क्योंकि ये बॉडी मूव ही नहीं किया सर जी, तो 0 ही तो होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। तो बताओ N1 इक्वल टू क्या लिखने वाले हो? M1G। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन जरा इसको सोचो, क्या कहोगे? एक फोर्स ऊपर, दो फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, दो फोर्स नीचे, तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स क्या है? N2, और नीचे वाले का सम क्या होगा? N1 प्लस M2G। एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है? 0। कितना है? 0। तो क्या कह दोगे? N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। और बस कुछ करना नहीं था, इस वैल्यू को उठा के यहां सेट कर देना था। जैसे ही मैंने सेट किया वैल्यू को, तो डाटा आ गया M1 प्लस M2 होल का जी। उम्मीद है आपका यहां तक बिल्कुल ठीक होगा। कितने बच्चे ने कर लिया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कितने बच्चे ने कर लिया, जल्दी बताओ। चलो, तो अब यहां पर देखो तीसरा, मैं इसका भी वही कहानी देख रहा हूं, एक ऊपर, दो नीचे। अच्छा जी, इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। इस पर लगने वाले नेट फोर्स हो जाएगा N3 minus N2 plus M3G। इट इज द नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू बच्चों फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है? 0। तो हम कह सकते हैं N3 इक्वल टू N2 प्लस M3G। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा जी, क्या मैं इस N2 का वैल्यू उठा के पुट कर दूं यहां पर? बिल्कुल कर सकता हूं। तो डाटा आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। मेरे बच्चे, मैं चाहता तो इसका रिजल्ट वैसे ही बता देता, लेकिन नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रिजल्ट तो अपने आप आ जाते हैं बच्चों। अगर मैं रिजल्ट पे ध्यान देता तो N1 निकालने के लिए हाथ ऐसे लगा दो, M1G ऐसे लगा दो, दोनों को आशीर्वाद M1 प्लस M2G। यहाँ से
m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। तो मेरे लिए आंसर्स बहुत मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखता है कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। टेक्निक्स आएंगे, मैं सारा टेक्निक्स बताऊंगा आपको, लेकिन फंडामेंटल को मत छोड़ना, नहीं तो फिजिक्स खराब हो जाएगा। फंडामेंटल पर ध्यान दो, पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करने की कोशिश करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को फायदा पहुंच सके पूरे इंडिया में। तो चलो आगे देखते हैं। अब अगला केस आता है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा अच्छा केस आता है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी बॉडी में एक्सेलरेशन देखा ही नहीं, हर जगह बॉडी में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये था कि मान लो एक हर्ष नाम का बच्चा था। सोचो और जवाब देना। ये हर्ष नाम का एक बच्चा था, नन्ना मुन्ना। जरा इसका डायग्राम बनाओ। ऊपर लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नीचे लगेगा mg। सोचो, ऊपर नॉर्मल नीचे mg। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नहीं आ रहा था, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था, तो क्या लिखते थे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, क्योंकि दोनों के दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 था और रिजल्ट बिल्कुल n इक्वल टू mg ही आ जाता। लेकिन मेरे सामने में प्रॉब्लम क्या आया कि मान लो ये हर्ष नाम का बच्चा है, मैंने इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया, मैंने इसको झूला के अंदर रख दिया, मैंने कैसे भी रख दिया, पर अगर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो मुझे किसी टाइप का कोई पंगा नहीं दिखाई दे रहा था। प्रॉब्लम कब आया? जब ये हर्ष लिफ्ट से, झूला से जैसे भी करके ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो भाई इसमें तो एक पंगा आ गया ना। तो ऐसे पंगे को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव साइन देंगे और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन देंगे। सर जी ये समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना, क्या मतलब है इसका? मैं समझाता हूं मतलब इसका, समझो। मान लो बच्चों कि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो होगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट में जो फोर्स आएगा वो होगा नेगेटिव। ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे वाला फोर्स से, तभी तो ऊपर जा रहा होगा बच्चों। तो मैंने इसी को रूल बना दिया। मैंने क्या कहा कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो बोलो फिर इक्वेशन क्या लिखोगे? n माइनस mg इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब समझ में आया सर जी कि पहले 0 लिखते थे, अब 0 नहीं लिखेंगे। मान लो हर्ष नीचे आ रहा है, तो हर्ष का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन आया? mg आया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये प्लस और ये माइनस। mg माइनस n इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सोचो, क्या मेरे बच्चे समझ में आया कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो, अभी फिगर सामने दिख रहा है आपको, इसमें वही हर्ष नाम का बच्चा लिफ्ट के अंदर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब समझ में आया, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। गौर से देखो बच्चों, यहां पर बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। ये हर्ष का पैर है और ये वेइंग मशीन है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बना, तो ये कांटेक्ट सरफेस ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बिल्कुल सही बात, ये ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बच्चों बताओ ये क्या है?
यही तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों, यही तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देगा। तो अगर इसका मास m है तो वेट कितना होगा mg, और वेट भी तो फोर्स होता है। अब गौर से देखो, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में ये आया तो ये पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव लिख दिया। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखने वाले हो, n माइनस mg इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों n इक्वल टू mg प्लस ma। जरा गौर से देखो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया अब की बार, m इंटू जी प्लस ए। जरा इस चीज को फील करो रियल लाइफ में बच्चों, जब आप लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो मेरा वेट बढ़ रहा है। यस, दिख भी तो रहा है मुझे। आपका जो एक्चुअल वेट था वो mg था, उसमें कितना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ma। इसका मतलब इस केस में अपरेंट वेट बढ़ जाएगा। ये वेइंग मशीन को फील होगा कि इसका वेट इंक्रीमेंट हो रहा है, अपरेंट वेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। जब इस केस में देखो, अब यही हर्ष नाम का बच्चा लिफ्ट से नीचे की तरफ आ रहा है। जरा देखो ध्यान से, ये फिर से पैर है, ये फिर से कांटेक्ट लगाएगा ऊपर, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल, और ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे क्या लगाएगा mg। अब की बार देखो, कौन प्लस कौन माइनस, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में mg आया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों, mg माइनस n इक्वल टू ma, बिकॉज नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हम कह सकते हैं n इक्वल टू mg माइनस ma, mg माइनस ma। बच्चों गौर से देखो, आपका एक्चुअल वेट कितना था mg, कितना कमी हो रहा है ma का। मतलब जब ये लड़का लिफ्ट से नीचे आ रहा होगा, इस हर्ष को क्या फील हो रहा है कि हमारा अपरेंट वेट घट रहा है, अपरेंट वेट में कमी आ रहा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब यहां पर देखो तीसरा केस। तीसरे केस में मैंने बोला कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जरा एक बार ये समझो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो जरा इसका डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओ, ऊपर नॉर्मल और नीचे mg। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। तो जब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो किसी को प्लस कर दो, किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, n माइनस mg इज द नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज जीरो, इसलिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा mg। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो अपरेंट वेट में कोई कमी नहीं आएगा, वही जो एक्चुअल वेट था वही अपरेंट वेट रहेगा। जरा एक दो केस हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर तीसरा केस आया, चौथा केस आ गया बच्चों, रिटार्डेशन। अब क्या है रिटार्डेशन, गाड़ी चल रही ब्रेक मार दिया, रिटार्डेशन हो गया। तो उस वक्त जो कहानी बनेगा, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आएगा। उस वक्त जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा ये भी माइनस में आएगा बच्चों। अब यहां पर देखो फिर से डायग्राम, अगर चाहो तो वीडियो पॉज करो और ट्रैक लेके देखो। ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, ये प्लस ये माइनस। तो क्या लिखने वाले हो, n माइनस mg इक्वल टू माइनस ma, m इंटू माइनस a मतलब माइनस ma। तो n इक्वल टू बच्चों mg माइनस ma। तो तुम क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर ये तो बिल्कुल एक्सेलरेशन डाउन वाला केस है, तो वही रिजल्ट आ गया। बिल्कुल यस, बिल्कुल वही रिजल्ट आया है। मतलब इस केस में भी अपरेंट वेट में कमी दिखाई दे रहा है, लेकिन जरा इस केस में देखो कि लिफ्ट नीचे आ रहा है, ब्रेक मारते मारते नीचे आ रहा है, ब्रेक लेते हुए नीचे आ रहा है, रिटार्ड कर रहा है।
मतलब फिर से वही कहानी, ऊपर नॉर्मल नीचे mg। जरा सोचो अब की बार हर्ट्ज के साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। mg माइनस n इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू माइनस ma। इसको इधर कर दो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma। इस प्रकार हम कह सकते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज mg प्लस ma। मतलब अपरेंट वेट इसको लग रहा है बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब ये जो केस है, रिटार्डेशन डाउन का जो केस है, डी एक्सलेशन डाउन का जो केस है, वो एक्सलेशन अप के केस के बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगला लास्ट केस जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो है फ्री फॉल। मान लो हर्ष नाम का बच्चा लिफ्ट से जा रहा था, ऊपर यूं 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 जा रहा था। अरे भैया पता नहीं किसका नजर लग गया, लिफ्ट की रस्सी टूट गई। ओहो भाई साहब, लिफ्ट की रस्सी टूट गई। अब क्या होगा, दराम। भाई दराम मतलब क्या, जा तो रहा था ऊपर, अब ये आएगा नीचे। अगर ये नीचे आएगा इस वक्त एक्सलेशन हो जाएगा अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। अंडर ग्रेविटी में नीचे करेगा ध्यान, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा, mg। ये प्लस सी, ये माइनस n। mg माइनस n इज ma और a का वैल्यू g के बराबर। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर लिखेंगे, 0। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मेडिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एम्स के प्रॉब्लम रह चुके हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्री फॉल केस में कितना होगा। तो योर आंसर इज अपरेंट वेट इज 0। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब जल्दी बता दो, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD, लास्ट में इक्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो मेरे बच्चे बात ध्यान रखो कि अगर हमें फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत ही खत्म। बस 2 हफ्ते अगर आपने मेरा क्लास रेगुलर अटेंड कर लिया तो यकीन मानो आपको फिजिक्स में कभी डर नहीं लगेगा। जिस सब्जेक्ट से पूरी दुनिया डरता रहता है, साइंस वाले की सबसे बड़ी कमी होती है फिजिक्स। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि फिजिक्स में उलझते हुए। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिसको फिजिक्स बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ा है। और जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगा उसी का फिजिक्स अच्छा होने वाला है। तो एक एक बातों को समझो, बहुत अच्छे समझो। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा आज से क्लास। तो आज हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, फिर अगले लेक्चर में आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, कल मिलते हैं, बाय।